हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 14 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे। हमने कल एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ी थी, वो थी इंडिया और चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश वाली जो एरिया है उस बॉर्डर पर एक बार फिर से फिजिकल क्लैश देखने को मिला। इसी चीज़ की जानकारी जो है पार्लियामेंट में दी गई सरकार के द्वारा, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि चाइनीज़ सोल्जर जो है वो ट्राई कर रहे थे कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टेटस क्यो जो अभी सिचुएशन है या स्टेटस है उसको बदलने की कोशिश की गई। हालांकि इंडियन आर्मी ने ब्रेवली फाइट किया और प्रिवेंट किया कि पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी या चाइनीज़ आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनके ट्रांस एग्रेशन को कहीं ना कहीं रोका जाए, और उसमें सक्सेसफुल हुए और उनको फोर्स किया कि वो अपनी पोस्ट के अंदर जाए। ये स्टेटमेंट दी गई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा पार्लियामेंट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर बताया गया और जानकारी दी जाती, जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो उसके बारे में पार्लियामेंट में खासकर जब सेशन चल रहा है तो तब ये जानकारी दी जाती। तो एक प्रोसीजर बताया गया है या घटना के बारे में बताया कि 9 दिसंबर की घटना है, इसमें कोई कॉजुअलिटी नहीं हुई है, कोई सीरियस इंजरी नहीं, वो सारी जानकारी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने कहा कोई भी हमारी 1 इंच ज़मीन भी जो है वो नहीं टेक कर सकता। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके ठीक राइट हैंड साइड में जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने इंडिया को ब्लेम कर दिया कि भाई एलएसी पर ये जो घटना हुई है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये तो इंडिया की वजह से हुई है। हम तो बिल्कुल शांत हैं, हम तो संत आदमी, हमारी वजह से कुछ होता नहीं है। खैर, ये जो चाइना का जो स्टेटमेंट आता है बहुत नया नहीं है। एज यूजुअल जो स्टेटमेंट देते हैं चाइनीज़ आर्मी या कोशिश करती है कि हम इसको चेंज करें स्टेटस को, और उसके बाद फिर इंडिया पर ये एलिगेशन लगाता है। बहुत नया नहीं है ये चीज़ें, बहुत नॉर्मल सा ये एक मैसेज है। इसके अलावा क्योंकि वहाँ पर स्टेट मीडिया है तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को पब्लिश भी करते हैं। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, वो है बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी किस चीज़ को लेकर? बिल्किस बानो केस में जो गैंग रेप और मर्डर का एक केस है जिसके अंदर 11 लोगों को जो है सज़ा दी गई थी, बाद में गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनको रिलीज़ कर दिया गया। उनको रिलीज़ करने को लेकर ही रिव्यू पिटीशन डाली गई है कि उनको रिलीज़ करना सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को कहीं ना कहीं रिव्यू करे। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने जो ये क्राइम है, चाहे वो गैंग रेप हो, इतने लोगों की हत्या का हो, या फिर एक छोटे बच्चे की हत्या को, तो ये सीरियस और हीनियस क्राइम के अंदर आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुजरात गवर्नमेंट की जो एक तरीके से पॉलिसीज है, डिसीजन है प्री मैच्योरली रिलीज़ करने को लेकर, इसको लेकर फिर से चैलेंज किया गया। 2002 का ये इश्यू था और रिसेंट में गुजरात सरकार ने इनको रिलीज़ कर दिया था। इसके बाद इस पूरे सिनेरियो में अब हुआ क्या है, एक जस्टिस है जिनका नाम है बेला एम त्रिवेदी, इन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया। इन्होंने रेस्क्यू अपने आप को इसलिए किया है क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनकी जो जुडिशियल करियर है वो गुजरात से स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने अपने आप को इस केस से हटा लिया। यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिनेरियो, क्योंकि अब फिर से नई बेंच बनेगी, फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, ये कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ राइट्स भी है। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा जो ट्रायल चला था ना, ये चला था महाराष्ट्र में, और इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए, या स्टेट रिमिशन या उनको रिहा या रिलीज़ करने पॉलिसी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि गुजरात गवर्नमेंट की। इसी चीज़ को लेकर फिर से चैलेंज किया गया। रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल करी गई। रिव्यू पिटीशन बहुत सिंपल सा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है। उसको लगेगा कि ये चेंज करना तो चेंज करेगी, अदरवाइज उसको ये लगता है कि कंटिन्यू रखना है तो वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक फ़ोटोग्राफ आपको नज़र आ रहा है, और फोटोग्राफ में जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है उस पर्टिकुलर एरिया में। जब भी कोई नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व,
या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या फिर एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी या कह सकते हैं कि वेटलैंड प्रोटेक्शन की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट है न्यूज़ में रहे तो उसको ज़रूर आप ध्यान रखिए। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको चेयर कौन करते हैं। और सेकंड सवाल ये है कि अब तक देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है वो कितने हैं, ये आपको नीचे कमेंट करना है। ये आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके ठीक राइट हैंड साइड में ये स्टेटमेंट हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है, 57 के आसपास देशों का एक ग्रुप है जो इस्लामिक एक तरीके से फेथ को फैलाने या इस्लामिक ट्रेडिशन को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने को लेकर फॉलो करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि इनके चीफ पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में LOC पर ये गए, इन्होंने स्टेटमेंट दी, वो सारी चीज़ें करी। लेकिन भारत का ये मानना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है क्योंकि ये इस तरह के स्टेटमेंट देता है जो पाकिस्तान को खुश करता है। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्चुअल में सक्सेसफुल है, इसको लेकर कई सारे सवाल है क्योंकि दुनिया के सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम जो है वो इंडिया के अंदर आफ्टर इंडोनेशिया। तो किस तरह की क्रेडिबिलिटी को ये फॉलो करता है ये खुद ही जान सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे किन किन एरियाज़ को लेकर जो है वो मेनली फोकस किया गया। सबसे पहले टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज केवल एक ही टॉपिक है, वो है चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में बायलैटरल टाइज को लेकर एनालिसिस किया गया है। इसके बारे में ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, US और चाइना के बीच में कई सारे फ्रंट पर आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे कोविड-19 के साथ इशू शुरू हुए कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ पर हुआ। इसके बाद दोनों के ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हुए। इसके बाद ताइवान को लेकर इशू हुआ, जिनजियांग में ह्यूमन राइट्स को लेकर इशू हुआ, हांगकांग, इन सब इश्यूज़ की वजह से दोनों कंट्री काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। और मेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि US और चाइना दोनों पहली और दूसरी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच में 2022 अनप्रेसिडेंट लो, यानी बहुत ही लो लेवल के रिलेशन दोनों के बीच में देखने को मिले, जब इनकी हाउस स्पीकर जो है वाइट हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने विजिट करी थी ताइवान में। और उसके बाद चाइना के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर उन्होंने हैवी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। बाद में अभी इंडोनेशिया के अंदर जब G20 की मीटिंग हुई तो 3 घंटे तक बातचीत करी कि चलो थोड़ा बहुत रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हालांकि ये ज़रूर है कि इससे हो सकता है थोड़ा बहुत रिलेशन नॉर्मल हो, लेकिन आने वाले टाइम में भी US और चाइना एक दूसरे फ्रंट पर आपको नज़र आएंगे। देखो, कई सारी चीज़ें हैं, मैंने पहले ही बताया कि भले ही रिलेशन कितने भी ख़राब हो US और चाइना के बीच में, लेकिन जो ट्रेड रिलेशन है वो अभी भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है और वो कह सकते हैं कि अच्छा खासा ट्रेड दोनों कंट्री करती हैं। जैसे इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन 2020 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। कोई ऐसी खास पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुई है या भारत के प्राइम मिनिस्टर या चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई है। हालांकि मल्टीलेटरल फ्रंट पर जैसे जब G20 पर वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती है, बातचीत कर ली 2 मिनट, लेकिन फॉर्मल बैठ के ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने देखा 2021 के अंदर भारत और चाइना का जो ट्रेड था वो था $125 बिलियन। और हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ या सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। देखो, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या हम लोग अपनी कंट्री में इतने सस्ते रेट पर चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट। सबसे पहले सोर्स ढूंढना पड़ेगा ना। बैन करना एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उससे पहले अल्टरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको याद होगा रिसेंट में भारत सरकार ने डिसीजन लिया था कि हम लोग जो है वो पॉलीथीन पैकेजिंग को जो है बैन करेंगे। बैन कर दिया, ठीक है, कुछ पेनल्टी भी लगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, उसका अल्टरनेट क्या है, यानी किस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाएगा, ये चीज़ें डिस्कस नहीं करेगी। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वापस से मार्केट के अंदर आपको इस तरह के जो कम माइक्रोन के पॉलीथीन है वो आपको फिर से नजर आएंगे। तो प्लास्टिक पर कंप्लीट बैन अभी भी नहीं हुआ जब तक आप अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट को अगर बहिष्कार करना है तो उसको रिप्लेसमेंट हमें अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ताकि
ये जो हम बहिष्कार के बारे में बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं हम काउंटर कर पाएँ। और इस तरह के लिए ज़रूरी है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन्स को और ज़्यादा बूस्टअप करना, राइट। तो इसी को लेकर यहाँ पर डिस्कस है, ये वाली आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, अदरवाइज़ एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, और मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक चीज़ से बहुत दुखी होता हूँ, जब भी मान लेते कोई टॉपिक आता है, डेफिनेटली इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर जो क्लैश हुआ ये सीरियस इशू है, लेकिन इसको लेकर क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं सरकार से, उसके बाद फिर वॉकआउट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन किए जाए, और ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कि सवाल करे, सरकार से जवाब मांगा जाए। लेकिन एकदम से आप चले जाएंगे अपने घर पे और वॉकआउट कर लेंगे तो उससे क्या होता है, एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाता है गवर्नमेंट को। मान लेते हैं कि स्ट्रेंथ ही नहीं रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा लोकसभा में, फिर कोई बिल आ जाएगा, बिल पास हो गया तो उसकी फिर वैल्यू नहीं होगी, प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन करिए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, सवाल पूछिए, यही पार्लियामेंट का एक्चुअल मतलब होना चाहिए। खैर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर गवर्नमेंट हो, अब उन सब का एक डिफरेंट ओपिनियन इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर डिसेबिलिटी सेंटर्स को लेकर डिस्कस किया गया। अगेन हमने कल भी डिस्कस किया था कि देश के अंदर 269 डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, बट अभी केवल 55 to 60 है। हालांकि टारगेट ये है कि देश की हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, ताकि इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सके, या डिसेबल को जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे रीहैब किया जा सकता है, उसको लेकर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बने ताकि इस पर काम किया जा सके। हालांकि इसके अंदर ये बताया गया कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख के जो लोग हैं वो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाखी को कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए, और इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि इसमें कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ने इवेड किया, डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिया प्रॉपरली कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 6 शेड्यूल के बारे में, हालांकि जब भी 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया जाता है तो इसका मेन मकसद होता है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब डिसीजन लिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट किया जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में प्रोविज़न था, लेकिन लद्दाख के बारे में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो लद्दाख के लोगों की कल्चर को, एम्प्लॉयमेंट को, आइडेंटिटी को, और कहीं ना कहीं उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर उनको इंक्लूड किया जाए। 6 शेड्यूल से कुछ बेनिफिट होते हैं। एक तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलता है, उनको ऑटोनमस हिल डिस्ट्रिक्ट मिलती है जो कहीं ना कहीं उनको कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इनके अलावा ये बताया गया कि इससे काफ़ी बेनिफिट है कि जब भी आप 5th और 6th शेड्यूल में किसी को इंक्लूड करते हैं तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो है खुद लेने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लैंड, पब्लिक हेल्थ और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है कानून बनाने के उनको राइट मिल जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो इससे इम्प्रूवमेंट होती है, राइट। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको नीचे कमेंट करना है कि जो 5th और 6th शेड्यूल है इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये आपको मेंशन करना है कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल के बारे में बात करते हैं 1st से लेकर 12th तक, तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से 5वीं और 6ठी जो है वो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स इनसे रिलेटेड है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि 5th और 6th जो शेड्यूल है इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों शेड्यूल को या अनुसूचियों को, तो वो आप नीचे कमेंट करेंगे। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट पेज है इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिपीट में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंटर को लेकर इंडिया ने हिट आउट किया है कि यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है इनकी विजिट जो है कहीं ना कहीं इसको अटैक किया गया, इंडिया के द्वारा काउंटर किया गया। और ये बताया गया कि पाकिस्तानी साइड जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनकी जो विजिट है इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का जो ग्रुप है ये अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। और इनके अलावा ये बताया गया कि ये कोई एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के इंटरनल अफेयर में इंटरवेंशन करने की कोशिश करेगा
तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल और इनअलाइनेबल पार्ट है, और वहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट, कोई थर्ड कंट्री, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आता है तो वो चीज़ें कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा ये बताया गया कि ये है तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि सॉरी मल्टी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये पाकिस्तान की स्टेटमेंट देता है, ब्लेंडली कम्युनल पार्टीशन को फॉलो करता है, इनकरेक्ट अप्रोच करता है, कोई फैक्ट इनके पास है नहीं, डेटा इनके पास है नहीं। इनके जो सेक्रेटरी जनरल है ये बेसिकली चार्ट से आते हैं, और अभी इन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप से बातचीत करी, खासकर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो इंडिया ने दी है इस पूरे सिनेरियो को लेकर। खैर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, बहुत बार इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जैसे मलेशिया या टर्की हो गया, जो कई बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भी इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इन्हीं कंट्री पर ज़्यादा पड़ता है। इंडिया पर कोई ख़ास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं इनकी स्टेटमेंट से। और रही बात, मैंने पहले ही बताया कि जितना गल्फ़ कंट्रीज़ को भारत की ज़रूरत है, जैसे हमें क्या है कि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब अल्टरनेट हो गया कि तेल भी हम लोग नंबर 1 रशिया पहुंच चुका है। तो जितनी ज़रूरत भारत को है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी इन कंट्रीज़ को, क्योंकि ऑयल के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगी। अगर ऑयल एक्सपोर्ट कंट्री में ऑयल ख़रीदने वाला नहीं होगा तो उसको बेचेंगे कहाँ पर, और अगर आप तेल नहीं बेचेंगे तो अर्थव्यवस्था की जो हवा टाइट हो जाएगी। क्योंकि डिफेंस में ये जो कंट्री आती है, गल्फ़ कंट्रीज़, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसका रिजल्ट कई बार हमने देखने को मिला। जब इज़राइल अरब वॉर हुआ तो बहुत ही कम दिनों में वो समाप्त हो गया था। उसका कंक्लूजन क्या है, क्या उसके इम्पैक्ट, वो हमने देखे। इसके बाद इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको लेकर 6th राउंड की बातचीत हुई। मैंने पहले ही बताया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है ट्रेड को सिंप्लीफाई करना, टैक्सेशन को मिनिमाइज़ करना, जीरो करना कुछ प्रोडक्ट में, और मेन चीज़ें होता है कि एक दूसरे कंट्री में जो ट्रेड होगा उसको स्मूथ करना, एक दूसरे के यहाँ लोग जो है वो काम करने के लिए सिंप्लीफाई तरीके से उनको वीज़ा एक्सेस मिलती है। तो काफ़ी फैसिलिटी इसको लेकर है, राइट। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूके की जो सेक्रेटरी हैं वो इंडिया में आई, उन्होंने डिस्कस किया इस पूरे इश्यू को लेकर, और यहाँ पर ये बताया गया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। और इनमें इश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2-3 इशू मेन है। एक तो यूके के अंदर पॉलिटिकली थोड़ा स्टेबल नहीं रहा है, अलग अलग वहाँ पर कई बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो में, इंडिया डिमांड करता है कि हमें और ज़्यादा वीज़ा की ज़रूरत है, इसको लेकर डिबेट है। और रीसेंट में जो स्टेटमेंट आई थी कि हमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, यानी जल्दबाजी नहीं करनी है कि एकदम से आप एग्रीमेंट करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने को लेकर काम करें। इसके अलावा ये बताया गया कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सेंसिटिवनेस की, या म्यूचुअली बेनिफिट करें, इक्विटेबल आउटकम हो। इसके बाद भारत की तरफ से हमारे जो मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम लोग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, प्राइवेटाइजेशन ऑफ नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर पीएसयू हो, इन सब चीज़ों का आप एडवांटेज लीजिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद आप काम करिए। यूके के अंदर कई प्राइम मिनिस्टर इस बार चेंज हुए हैं। इससे सबसे पहले बोरिस जॉनसन, फिर लिज ट्रूस, और अभी ऋषि सुनक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज़ में जो ट्रेड को लेकर, फ्री ट्रेड को लेकर टॉक्स हो रही है, इसका एक सॉल्यूशन निकले या ओवरऑल एक आउटकम आए और इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इससे पहले हमने एक गल्फ़ कंट्री है जिसका नाम है यूएई, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है और उसमें टारगेट है कि $100 बिलियन का ट्रेड करना है। यूएई हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, और हमारा ट्रेड अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो यूएई के साथ अच्छा खासा ट्रेड हम लोग करते हैं। मेजर डिफेंस पार्टनर में से एक हमारे आता है, डिफेंस नहीं, ओवरऑल ट्रेड पार्टनर में, सॉरी, उनमें से हम लोग उसको काउंट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेज पर, और कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़े। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मेनली जो न्यूज़ कवर करी गई है वो है जो सोलर प्रोजेक्ट, उसको लेकर एक एनालिसिस किया गया कि 1/4 जितने भी सोलर प्रोजेक्ट जो सेंक्शन करे गए उसका केवल 1/4 ही जो है वो टेकन ऑफ हुए, यानी वो ग्राउंड पर आपको नज़र आएंगे। इसके पीछे कई सारी वजह बताएगी। पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोग्रेस है। एक जो
सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है वो लैंड को एक्वायर करने में, ज़मीन को एक्वायर करने में। एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होल्ड हुई है, और ये जानकारी दी गई है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब के द्वारा राज्यसभा के अंदर। यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमने सोलर प्रोजेक्ट जो अप्रोक्सीमेटली 39,000 मेगावाट तक के कैपेसिटी के अप्रूव करे हैं, लेकिन अभी उसमें अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो 10,000 के आसपास वो ग्राउंड पे आपको नज़र आएंगे या उसको कहीं ना कहीं कमीशनड हुए हैं, राइट। चाहे वो सोलर पार्क हो, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हो, इस तरह के। इसके अलावा ये बताया गया एक तो स्लो प्रोग्रेस है, राइट, लैंड को एक्वायर करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा मिसमैच आपको नज़र आएगा कई जगह पर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज़ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न और कोविड-19 की वजह से जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया गया कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा इशू हुआ, एनवायरमेंटल इशू क्रिएट हो गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आती है, क्योंकि इसका नंबर 200 के आसपास आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और ये इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इश्यूज़ है, और ये बताया गया कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आई को लेकर, क्योंकि एंडेंजर्ड अगर स्पीसीज़ को सेव करना तो हमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के अंदर डायरेक्शन दिया था कि जो हाई ट्रांसमिशन पावर है उसको आप अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू जो है ट्रांसमिट करिए। हालांकि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर आप अंडरग्राउंड केबल की बारे में बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो सोलर पावर की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब सोलर पावर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस कॉस्ट का फिर उसका ग्राउंड लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी बेनिफिट क्या होगा अगर इतनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया का कमिटमेंट है कि हमने 1,75,000 मेगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक जनरेट करनी है। इसके अलावा 1 लाख मेगावाट हमें सोलर पावर के थ्रू जनरेट करनी। हालांकि अभी केवल 61,000 मेगावाट ही सोलर पावर इंस्टॉल हुई है। इसके अलावा 2030 तक हमने टारगेट कर दिया है 500 गीगावाट या 5 लाख मेगावाट के आसपास, राइट। तो ये हमारे कुछ कमिटमेंट है जिसको लेकर हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया है, राइट। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन को लेकर, और एनवायरनमेंट हो या यहाँ पर अगर हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर सोलर एनर्जी तो लिखा ही है, इसके अलावा न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर आप कौन कौन सी और एनर्जी सोर्सेज को भी इंक्लूड करते हैं, वो आपके लिए एक सवाल है। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन होगा। कोलिजियम सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, वही चीज़ें यहाँ पर फिर से रिकमेंडेशन करेगी। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस किस पर्सन को जजेस के रूप में अपॉइंट किया गया है, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें पेज नंबर 13 पे वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात की जा रही है। यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को लेकर एग्री हुआ कि बोस्निया और हर्जगोविनिया जो कंट्री है यूरोप की, उसको कैंडिडेट स्टेचर जो है दिया जाए, या कैंडिडेट स्टेटस दिया जाए। और यहाँ पर इसी को लेकर बताया गया क्योंकि ये अब कोशिश कर रहे हैं कि रशिया वॉर जब यूक्रेन के साथ चल रहा है तो जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जो ईस्टर्न यूरोप की, उनको भी कहीं ना कहीं मेंबरशिप में इंक्लूड किया जाए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी काफ़ी कंट्री न्यूज़ में हमने सर्बिया के बारे में पढ़ा कि सर्बिया और जो नॉर्थन कोसोवा, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुआ था। ये जो कंट्री है ये अगर आप देखेंगे इसमें क्रोशिया और मोंटेनिग्रो, इन दोनों के बीच में ये कंट्री लाई करती है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में आपको सर्बिया नज़र आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कम बाउंड्री जो इनकी एड्रियाटिक सी से यहाँ पर आपको नज़र आएगी, राइट। इसके अलावा क्रोशिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि अभी अर्जेंटीना के साथ इनका सेमीफाइनल हुआ था, जो ये हार कर वापस घर नहीं जाएंगे क्योंकि थर्ड प्लेस के लिए भी खेलेंगे 17 दिसंबर को, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। ज्योग्राफिकली आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि एक बार ये एड्रियाटिक सी पूछ लिया था, राइट। तो अगर आप ज्योग्राफिकली स्ट्रॉन्ग हुए, आपको एक आइडिया हो जाता है कि इस तरह की ये कंट्री इस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएट करती है, राइट। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर है। बांग्लादेश में मेन 2 ही पार्टी हैं, एक बांग्लादेश की जो अभी सरकार है, एक बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है
दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज इस टाइम पे है और जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, समर्थन किया है और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की सरकार रेजिग्नेशन दे, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रेजिग्नेशन दे। बांग्लादेश में बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं होता और एलिगेशन काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि मेन ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर देते हैं या उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती है। तो ये अपने आप में सीरियस इश्यूज है। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो डेमोक्रेसी अलग अलग कंट्री में नेम जरूर दिया जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी भी नहीं है। इसके बाद इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल हरि कुमार साहब, ये गए हैं श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के अंदर ये टाइमिंग गजब की है, क्योंकि श्रीलंका में अभी एक न्यूज़ आई थी कि चाइनीज़ वेजल जो है युआन वांग फाई, जो एक ट्रैकिंग वेजल है, वो फिर से री एंटर कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, जिसको लेकर इंडिया और श्रीलंका के काफ़ी इश्यूज हुए थे। और इसके अलावा क्योंकि इसकी वजह से डिप्लोमेटिक स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, इंडिया चाहता था कि ये श्रीलंका के अंदर ना आए। इसको लेकर श्रीलंका ने थोड़ा डेफरमेंट भी किया, लेकिन फाइनली इसको अप्रूवमेंट दिया था और ये कुछ दिन जो है वो श्रीलंका के अंदर रहा। इसको लेकर चाइना ये बोलता है कि ये तो रिसर्च वेजल है, लेकिन इंडिया ये मानता है कि भाई ये रिसर्च वेजल नहीं है, ये ट्रैकिंग वेजल है और इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर तक है, यानी 750 किलोमीटर तक ये ट्रैक कर सकता है सैटेलाइट्स को। तो इसको लेकर कई सारे कंसर्न रेज किए गए थे, इसलिए इसको कहीं ना कहीं कहा गया था श्रीलंका को कि इसको अपनी ज़मीन में एंटर ना करने दे। खैर श्रीलंका दो चीज़ें फॉलो करता है। पहला, अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट चाहिए तो इंडिया को बोलेगा, और अगर एक कंट्री का समर्थन करने की बात हो स्ट्रेटजिकली तो वो चाइना को यहाँ इनवाइट करता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम्बन टोटा जैसी पोर्ट जो चाइना की लीज पर है, इतना ज़्यादा लोन ले रखा कि वो इनको लीज पर देनी पड़ी। इसके बाद यहाँ पर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया। यूनाइटेड स्टेट के रिसर्चर ने अनाउंस किया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो एक ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं इंडिकेशन करते हैं, और यहाँ पर ही बताया गया कि क्लीन एनर्जी सोर्स की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली लेजर एनर्जी जो यूज़ की जाती है उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू की तरह जो हो वो कंसिडर किया जाएगा, राइट। अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन में, न्यूक्लियर बॉम्ब हो या फिर एटॉमिक बॉम्ब हो, तो इनमें आप दो बेसिक चीज़ें देखने को मिलती है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, राइट। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ऑब्जर्व करना है, और जो परमाणु हथियार या हाइड्रोजन बम इस तरह की चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं, तो आप लोगों के लिए सवाल ये है कि जब हम फ्यूजन और फिशन दो तरह की इस तरह के आइटम्स देखते हैं, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वो आपको नीचे उसको आइडेंटिफाई करना है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके लिए आज 4 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कल कोई सवाल नहीं था इसलिए उसको आज अटैच कर दिया गया एक क्वेश्चन को। लास्ट पेज है, अंतिम पेज होगा वो होगा बिजनेस और इकोनॉमी रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या। सबसे पहले बताया गया कि इंडिया दुनिया में ऐसी पहली कंट्री हो सकती है जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने के बारे में प्लान कर रही है, और इसको लेकर ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिस्कशन कर रही है एक्सपर्ट के साथ, और इसको लेकर वर्ल्ड वाइड क्या सूटेबल मॉडल हो सकता है उसको रेगुलेटर्स के साथ कंसल्टेशन कर रही है। कंसल्टेशन किया जा रहा है कि इसको लेकर क्या स्टेप जो लिए जाए, और इसको लेकर गवर्नमेंट की परमिशन भी डेफिनेटली चाहिए। तो इसमें बताया गया कि ट्राई को एक रेफरेंस रिसीव हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कि स्पेक्ट्रम जो है वो ऑक्शन खासकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट में रिलीज़ किए जाए। इसके अलावा ऑक्शन जो डिज़ाइन किए जाएंगे ताकि इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप किया जा सके। ट्राई काम कर रहा है ऑक्शन मॉडल को काम करने के लिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए। अप्लीकेंट जो है उनको परमिशन चाहिए किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। इन मिनिस्ट्री की इसको लेकर जो परमिशन चाहिए उसके बाद ये चीज़ें अप्रूव की जा सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देगी कि पिछले 5 सालों में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि पिछले 5 सालों में बैंक ने 10 लाख के आसपास रोट ऑफ किया है एनपीएज को। रोट ऑफ बेसिकली क्या होता है कि अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसमें से एनपीए या बैड एसेट को हटा देते हैं। हालांकि इसमें इसका बेनिफिट बैंक को ज़्यादा होता है कि वो अपनी शीट को, बैलेंस शीट को क्लीन दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा लोन लेने में ईजी हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा
टैक्स को लेकर उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें, हालांकि जो बोरोवर होता है, जो लोन लेने वाला, तो उसको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट इसका नहीं मिलता, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा बैड बैंक या बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, वो कंटिन्यू अभी भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 28 मई 2022 के लिए 2023 के लिए 2023 को लेकर एक स्ट्रेटजी का छोटा सा मैंने वीडियो कल अपलोड किया था। अगर आपके पास टाइम हो तो वो ज़रूर देखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में। ठीक है। थैंक यू ऑल। जय हिंद।